हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में त्रिप्रश्नाधिकार चैप्टर से अक्ष क्षेत्र, दिनार्ध शंकु तथा पलांश अर्थात अक्षांश का ज्ञान करना है। ध्रुव तारा क्षितिज के पास होता है। निरक्ष देश अर्थात जीरो अक्षांश या विषुवत रेखा से दृष्टा अर्थात देखने वाला व्यक्ति जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाता है वैसे वैसे उसको ध्रुव ऊंचा और स्पष्ट उठता हुआ दिखाई देता है। जितने अंश ध्रुव उन्नत होता है उतनी उस अक्षांश की उस स्थान की अक्षांश मान होता है। तो आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है। ये जीरो अक्षांश या निरक्ष प्रदेश है जहां पे हम खड़े हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊपर उत्तर की तरफ उत्तर गोल की तरफ तो हमारा जो अक्षांश का मान है जीरो से बढ़ने लगता है। अक्षांश का मान जो भी होगा 30 नॉर्थ होगा, 60 नॉर्थ होगा, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। और ये नए नए अहोरात्र वृत्त आपको मिलते जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपकी त्रिज्या कम होती जा रही, पोल पे पहुंचने पे त्रिज्या जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे रात्रि या दिन का मान भी बदलता जाएगा। तो इसमें इस पैरा में यह बताया गया है कि जब आप निरक्ष अर्थात जीरो अक्षांश प्रदेश से उत्तर की तरफ ध्रुव तारा की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे ध्रुव तारा आपको उन्नत अर्थात स्पष्ट दिखाई देता है और वो आपके सर के ऊपर आता जाता है क्योंकि आप उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जितना वो स्पष्ट होता जाता है, जितना वो सर के ऊपर आता जाता है, उतनी ही आपकी अक्षांश होती है। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ रहा ध्रुव तारा भी उतना पास आ रहा। खास स्वस्तिक से दक्षिण की ओर विषुवत मंडल नीचे दिखाई देता है। विषुवत मंडल की तिर्यक स्थिति के कारण उसके समानांतर आश्रित अहोरात्र वृत्त स्वस्थान पर तिरछा होता है। अतः साक्ष्य देश अर्थात अपना स्थान, खगोल वलन अर्थात ब्रह्मांड तथा तिरछे भगोल वलन जिसे हम पृथ्वी कहते हैं कि संपात से तीन ओर से क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों की अक्ष क्षेत्र संज्ञा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम जीरो अक्षांश से देख रहे हैं तो ध्रुव तारा अस्पष्ट नजर आ रहा, कम नजर आ रहा, धुंधला नजर आ रहा और एकदम क्षितिज पे नजर आ रहा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ध्रुव स्पष्ट होता जाता है। और जब आप उत्तर ध्रुव पे पहुंच जाते हैं, उत्तर पे पहुंच जाते हैं तो ध्रुव तारा तो आपके सर पे होता है, स्पष्ट हो जाता है। पर अब जहां से आपने शुरू किया था अर्थात जीरो अक्षांश या उसके नीचे के दक्षिणी अक्षांश अब आपको नहीं दिखाई देते हैं या क्षितिज पे दिखाई देते हैं, बहुत ही धूमिल और वो तिरछे दिखाई देते हैं। उसी को यहाँ लिखा है खास स्वस्तिक से दक्षिण की ओर विषुवत मंडल नीचे दिखाई देता है। अब विषुव मंडल आपको नीचे दिखाई देगा। विषुवत मंडल की तिर्यक स्थिति के कारण उसके समानांतर आश्रित अहोरात्र वृत्त स्वस्थान पर तिरछे होते हैं। और ये सभी अहोरात्र वृत्त तिरछे हैं। इवन दक्षिण में भी जो अहोरात्र वृत्त होंगे वो भी तिरछे होंगे। अतः साक्ष्य देश और इससे ये पता चला कि आपकी स्थिति जब बदलती है उसको हम साक्ष्य देश कहते हैं। आप लखनऊ में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में हैं, वो सबकी लोकेशन अलग है तो उनकी परिस्थितियां भी अलग होंगी, उनकी त्रिज्या अलग होगी तो उनका दिन रात का मान भी अलग होगा। वहां से ध्रुव तारा की स्पष्टता भी अलग होगी। उसी तरह से ब्रह्मांड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भी आपकी वैल्यू अलग होगी। तथा तिरछे भगोल वलन या पृथ्वी पृथ्वी के रिस्पेक्ट में भी चीजें अलग हो जाती हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में या खगोल में जो भी गणना हम करते हैं हम किसी एक को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। यदि पृथ्वी को सेंटर में लेते हैं जिसे हम जियोसेंट्रिक कहते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो इसीलिए हमें तीन प्रकार के गोल मिलते हैं। एक तो आपका साक्ष्य देश जहां पे आप खुद हैं, एक ब्रह्मांड और तीसरा होता है पृथ्वी। और इन तीनों के संपात से तीन ओर से क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों की भी अक्ष क्षेत्र संज्ञा है। ऐसे ही बहुत से अन्य क्षेत्र भी हैं छोटे छोटे जिनकी अलग अलग संज्ञा है। अब वो कितने अक्ष क्षेत्र हैं उस वो हम बता रहे हैं अभी। अब एक त्रिभुज को पढ़ लें क्योंकि अक्ष क्षेत्र पढ़ने से पहले त्रिभुज पढ़ना जरूरी है। इसका उपयोग है यहाँ पे दिया है। इन अक्ष क्षेत्रों में एक कोण अक्षांश तुल्य होता है। तो जितना अक्षांश है उतना ही उसका मान होगा।
तो इन अक्ष क्षेत्रों में एक कोण अक्षांश तुल्य होता है, उसको हमने फाई बोला है। तो इस त्रिभुज में देख लीजिए, यहाँ पे फाई बना है, ये इस कोण का मान अक्षांश तुल्य कोण है। दूसरा, अक्षांश कोटि लंबांश तुल्य अल्फा है। तो यहाँ पे लंबांश तुल्य है, लंबांश को ही कोटि भी कहते हैं। तो कोटि जिसे कहते हैं, ये कोटि, तो उसके सामने वाला कोण लंबांश कहलाता है और ये लंबांश के तुल्य होता है। इस त्रिभुज में भी आप देख सकते हैं कि यह आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। और लंब को कोटि कहते हैं और आधार को भुज कहते हैं। इसीलिए जो भुज है उसी को हम अक्षांश, क्योंकि अक्षांश भी इसी ऐसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इसीलिए इसको हम अक्षांश तुल्य कोण कहते हैं या भुज तुल्य कोण कहते हैं और फाई से डिनोट करते हैं। ये कोटि है तो इसके सामने वाले कोण को कोटि तुल्य या लंबांश तुल्य कोण कहते हैं, उसे अल्फा से डिनोट करते हैं। यही यहाँ दिया है, इन अक्ष क्षेत्रों में एक कोण अक्षांश तुल्य फाई, दूसरा अक्षांश कोटि लंबांश तुल्य अल्फा तथा तीसरा समकोण या 90 होता है। एक त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक तो 90 होगा ही होगा। अक्षांश तुल्य कोण फाई के सामने की भुजा भुज, तो अक्षांश तुल्य कोण के सामने की भुजा भुज कहलाती है, क्योंकि यहीं पे अक्षांश होता है। अक्षांश कोटि लंबांश तुल्य कोण अल्फा के सामने की भुजा कोटि तथा 90 डिग्री समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो आप समझ गए, कोटि लंबांश तुल्य कोण अल्फा के सामने की कोटि, फाई अक्षांश तुल्य कोण के सामने की भुज और 90 डिग्री के सामने की रेखा कर्ण होती है। आधुनिक ज्या, ज्या को हम साइन कहते हैं, कोज्या कोसाइन कहते हैं तथा स्पर्शज्या को टेंजेंट कहते हैं की परिभाषानुसार समतल त्रिभुज में, अब इस त्रिभुज में देखा जाए तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एक नोट पढ़ लीजिए, द आर्म टचिंग टू द एंगल इज बेस। जो भी आप एंगल ले रहे हैं, जैसे एंगल अल्फा को आप पढ़ रहे हैं, तो अल्फा से टच करती हुई आर्म ये बेस बन जाएगी और ये लंब बन जाएगा। एंगल से टच करती हुई रेखा वो बेस बन जाती है, आधार, और उसके सामने वाली लंब। और अगर हम फाई को स्टडी करें तो फाई से टच करती हुई रेखा आधार बन जाएगी और उसके सामने वाला लंब बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस एंगल को आप पढ़ रहे हैं। यही हमने लिखा है, नोट, द आर्म टचिंग टू द एंगल इज बेस, जिसे हम आधार कहते हैं, एंड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर या लंब। साइन थीटा का मान हमेशा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अगर हम साइन अल्फा फाइंड करेंगे तो इसके लिए लंब ये है, तो कोटि बटे कर्ण कहेंगे, और साइन फाई फाइंड करेंगे तो इसके लिए लंब ये होगा, तो भुज बटे कर्ण लिखेंगे। इसी तरह कॉस थीटा या कोज्या बराबर हमेशा आधार बटे कर्ण होता है और टैन थीटा या स्पर्शज्या बराबर लंब बटे आधार होता है। एक फार्मूला आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम का, कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट ऑफ भुज स्क्वायर धन कोटि स्क्वायर। ये कर्ण अगर आपको निकालना है तो वर्गमूल करते हैं किसका, कोटि स्क्वायर का और भुज के स्क्वायर का। और अगर आपको कोटि निकालना है तो कर्ण क्योंकि बड़ा होता है तो उसमें से घटा देते हैं, तो कोटि बराबर होगा अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस भुज का स्क्वायर। और अगर भुज निकालना तो अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस कोटि का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। फार्मूला एक ही है, उसको दो और अन्य तरीकों से भी लिखा जाता है। अब आगे के सभी जगह पे ये अल्फा और फाई का मान होगा, ध्यान रखिएगा। भुज क्योंकि अक्षांश के पैरेलल में है इसलिए अक्षांश भी से कहते हैं, तो भुज के सामने वाला कोण अक्षांश तुल्य कोण फाई कहलाता है। कोटि के सामने वाला कोण कोटि लंबांश तुल्य अल्फा कोण कहलाता है। अब इसी का हम आगे यूज करेंगे। पहला अक्ष क्षेत्र हम पढ़ाने जा रहे हैं, शंकु छाया, अछभा, पलभा या भुज। आप शंकु की छाया बोलें, उसे अछभा बोलें या पलभा बोलें या भुज बोलें, एक ही बात है। आपने क्या किया, एक समतल भूमि पे एक शंकु रख दिया, 12 अंगुल का शंकु।
तो इसकी ऊंचाई ही कोटि बन गई। और ये सूर्य है तो इसकी छाया ऐसे यहां पे पड़ी। अब इसकी जो छाया है जिसे हम कहते हैं शंकु छाया, वही अछभा है। अछभा का दूसरा नाम पलभा है, और उसी को हम भुज भी कहते हैं। तो ये मूलभूत अक्ष क्षेत्र बन गया। और ये जो छाया के ये कर्ण जैसी रेखा नजर आ रही, इसी को अक्ष कर्ण कहते हैं। तो ये एक प्रथम मूलभूत अक्ष क्षेत्र बना है, इसीलिए इसको नंबर 1 दिया गया। तो 12 अंगुलात्मक शंकु कोटि तथा अक्षकर्ण से मूलभूत अक्ष क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र ज्ञान के समान मूलभूत क्षेत्र है, जिसके ज्ञान से संसार की सभी मान, अर्थ, यश तथा सुख आदि मूलभूत अक्षाइयां प्राप्त होती हैं। क्योंकि पलभा से चरखंड और चरखंड से सोदय तथा सोदय से लग्न साधन करते हैं, जिससे कुंडली का निर्माण होता है, जिसकी सहायता से भविष्य को और अच्छा और अनुकूल बनाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि यह मूलभूत अक्ष क्षेत्र है, क्योंकि इससे कुंडली बन जाती है और इससे आप अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए यह संसार के सभी मान, अर्थ, यश, सुख सब दे सकता है, अगर सही रास्ते पे जाएं, अपनी कुंडली को सही से पढ़ सकें। तो अब यहां पे मान भी देख लिए कैसे निकालते हैं। साइन फाई मैंने बोला, तो हमने फाई ऊपर वाले एंगल की बात की है, हमने बोला था ना फाई ऊपर है, तो यहां पे साइन फाई, तो इसके सामने वाला कोण यह लंब बन जाएगा और यह आधार बन जाएगा। और साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके मतलब भुज बटे अक्ष कर्ण। यही यहां लिखा है, भुज बटे कर्ण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पलभा बटे पलकर्ण, क्योंकि भुज का नाम पलभा भी है तो पलभा लिख सकते हैं, और कर्ण का नाम पलकर्ण भी है। तो अब आप समझ गए कि साइन का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। एंगल कौन सा लेना ये ध्यान देना है। अगर एंगल फाई ले रहे हैं ये ऊपर वाला, तो लंब ये हो जाएगा। तो ये इसमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं, शंकु छाया बटे अक्षकर्ण, अक्षभा बटे अक्षकर्ण, पलभा बटे अक्षकर्ण या भुज बटे अक्षकर्ण, वो एक ही चीज है, क्योंकि ये सारे नाम एक हैं। तो लंब बटे कर्ण। अगला एंगल देखिए, इसी को अक्षांश ज्या कहते हैं, क्योंकि फाई का नाम क्या है, अक्षांश ज्या। अब साइन अल्फा अगर हमने ले लिया, तो अल्फा तो ये वाला एंगल है और इसका साइन ले रहे हैं, तो अब लंब ये बन जाएगा। तो लंब बटे कर्ण फार्मूला है साइन का। तो इसके मतलब इस बार हम कोटि बटे अक्ष कर्ण लिखेंगे, और यही दिया है कोटि बटे कर्ण। अब कोटि का एक नाम और है, वो क्या है, शंकु। क्योंकि कोटि किसके लिए, शंकु की ऊंचाई को ले रहे हैं, तो कोटि की जगह शंकु लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई अक्ष कर्ण को पलकर्ण भी कहते हैं, तो डिवाइडेड बाई पलकर्ण लिख सकते हैं। तीसरा एंगल टैन फाई। अब इसका हम इसी ऊपर वाले का टैन निकाल रहे हैं, और टैन का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो इस एंगल के लिए लंब सामने वाला हो जाएगा और आधार जहां पे एंगल टच कर रहा है, तो इसका मतलब भुज बटे कोटि। अब भुज के जितने नाम है वो रख सकते हैं। तो टैन फाई या अक्षांश स्पर्शज्या बराबर होगा भुज बटे कोटि। अब भुज का नाम पलभा भी है, तो पलभा बटे शंकु लिख दीजिए, क्योंकि कोटि का नाम शंकु भी है, तो पलभा बटे शंकु। तो कुल मिला के आप ये देख लीजिए कि वो कौन सा एंगल है, उसके रिस्पेक्ट में निकालिए। इसीलिए त्रिभुज मैंने सबसे पहले पढ़ा। अब दूसरा अक्ष क्षेत्र देख लीजिए। दक्षिणोत्तर मंडल और विषुवत के संपात से, देखिए दक्षिणोत्तर मंडल ले रहे हैं नीचे का गोला, और विषुवत वृत्त के संपात और विषुवत रेखा ले रहे हैं, इनके संपात से नीचे अवलंबित क्षितिज पर्यंत सूत्र वहां कोटि है। लंब मूल तथा भूमध्य का अंतर जो अछज्या है वह भुज है। भूमध्य से लंब पर अग्रगामी सूत्र त्रिज्या वह कर्ण है, यह भी एक अक्ष क्षेत्र बनता है। अब जैसे सूर्य चढ़ते 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 12 बजे के बाद लगभग 3 बजे के आसपास यहां पहुंच गया, पूर्व में उदित हुआ था पूर्व क्षितिज से, और 12 बजे उत्तर एकदम सर के ऊपर पहुंच गया, और फिर पश्चिम में अब जा रहा अस्त होने के लिए, लेकिन
दोपहर 3 बजे के आसपास वो यहाँ पे है, और हमने यहाँ पे भूमि पे शंकु रखा, तो इसकी छाया इधर कहीं बनेगी पूर्व दिशा की तरफ। अब ये जो छाया बन रही है, इसमें जो इसका लंब है ये नीचे की तरफ, इसी को हम कोटि कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे शंकु की ऊंचाई को हम कोटि कहते हैं, तो उसका जस्ट छाया तो इधर मिल रही है, तो वो भी कोटि ही है। इसी को अक्ष भी बोल रहे हैं। और कितनी दूर पे ये छाया मिल रही है, वो अछज्या या भुज है। और इन दोनों को मिलाने वाली तिर्यक रेखा को त्रिज्या या कर्ण कहते हैं। त्रिज्या को कह रहे हैं क्योंकि ये इस सर्कल की, इस वृत्त की परिधि पे टच कर रहा है सेंटर से, क्योंकि शंकु तो सेंटर पे है। उत्तर दक्षिण रेखा को दक्षिण उत्तर रेखा कहते हैं, तथा पूर्व पश्चिम रेखा को विषुवत वृत्त पे जो होती है उसको पूर्वापर रेखा कहते हैं। तो ये एक अच्छा क्षेत्र बना। जब सूर्य डांक गया, जेनिथ को क्रॉस कर गया, आपके सर के ऊपर से निकल के 3 बजे के आसपास ये यहाँ पे है, तो शंकु की छाया अब पूर्व में पड़ रही है, इससे एक ये त्रिभुज बना। अब देखिए, दक्षिणोत्तर मंडल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये त्रिभुज दक्षिणोत्तर मंडल में बनेगा और विषुवत वृत्त के संपात से नीचे है। विषुवत वृत्त के नीचे अवलंबित क्षितिज पर्यंत, क्षितिज के नीचे है। सूत्र वहां कोटि है। अब यहाँ पे क्षितिज पर्यंत मतलब क्षितिज के नीचे जो लंब है वही मेरा कोटि है, उसी का नाम अक्ष है। लंब मूल, अब इस लंब का मूल अर्थात इस विषुवत रेखा पे जहां पे जुड़ा हुआ है ये लंब मूल हो गया। तथा भूमध्य अर्थात शंकु का जो जहां पे रखा है वहां भूमध्य का अंतर जो है वह अछज्या या भुज है। अब भूमध्य से लंब पर, अब ये भूमध्य अर्थात शंकु से लंब पर जो अग्रगामी सूत्र वह त्रिज्या है। अर्थात अगर शंकु से उसके परिधि तक देखें तो ये त्रिज्या है, या शंकु से यहां कोटि के एंड पे देखें तो ये त्रिज्या है। और इसी त्रिज्या को हम कर्ण भी कहते हैं, और यह भी एक अक्ष क्षेत्र है। ठीक, ये भी एक अक्ष क्षेत्र। अब आपको पता है कि जो एंगल, जो भुज है उससे छूने वाला एंगल, भुज से जो छूता है वो अल्फा हमने बताया था। तो अगर ये अल्फा एंगल है तो साइन अल्फा निकालेंगे तो कोटि बटे कर्ण हो जाएगा। और इसी तरह से अन्य मान आप निकाल सकते हैं, सब जगह निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी किताब में अल्फा की जगह कोई और साइन लिया हो तो भी रूल एक ही है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर होता है लंब बटे आधार। और दूसरी चीज याद रखिए, कोण जिस भुजा को छूता है, कोण दो ही भुजा छुएगा, उसमें कर्ण तो दोनों में कॉमन रहेगी। कोण जिस भुजा को छुएगा वो आधार बन जाएगी, और उसके कोण के ठीक सामने वाली लंब बन जाएगी। अब उन्मंडल वृत्त, उन्मंडल क्या होता है ये देख लीजिए। पूर्वापर तथा क्षितिज के दो मिलान बिंदु, तो पूर्व तथा पश्चिम को मिलाने वाली रेखा पूर्वापर रेखा होती है। और अगर वृत्त के फॉर्म में बोले तो पूर्व से ऊपर जनित होते हुए पश्चिम पे ये पूर्वापर वृत्त। तो कुल मिला के पूर्व पश्चिम की बात कर रहे हैं, पूर्वापर तथा क्षितिज। अब ये पता चल गया कि ये यहीं की बात कर रहे हैं, पश्चिम और उत्तर, उत्तर और पश्चिम जहां क्षितिज है। तो पूर्वापर तथा क्षितिज के दो मिलान बिंदु तथा दक्षिण ध्रुव से अक्षांश तुल्य क्षितिज से नीचे स्थित बिंदु, तथा उत्तर ध्रुव से अक्षांश तुल्य क्षितिज से ऊपर स्थित बिंदु, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। क्या है कि ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। उत्तर से, उत्तर दिशा में जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा अक्षांश तुल्य ऊपर ध्रुव तारा नजर आता है। इसी तरह, इसीलिए हमने बोला है कि उत्तर दिशा में अक्षांश तुल्य ऊपर उत्तर ध्रुव चिन्ह है, क्योंकि वहां पे ध्रुव तारा है। तो उसके ठीक विपरीत दक्षिण में भी दक्षिण से अक्षांश तुल्य इस बार नीचे होगा, दक्षिण ध्रुव चिन्ह होगा। ठीक, अब बोला उनसे कि इन चार बिंदुओं अर्थात जहां पे क्षितिज पूर्व को छूता है, पश्चिम को छूता है, उत्तर ध्रुव चिन्ह और दक्षिण ध्रुव चिन्ह से जाने वाला गोला, ये ग्रीन कलर का हमने बना दिया,
इसी को उन्मंडल वृत्त कहते हैं। तो पूर्वापर तथा क्षितिज के दो मिलान बिंदु तथा दक्षिण ध्रुव से अक्षांश तुल्य क्षितिज से नीचे स्थित बिंदु तथा उत्तर ध्रुव से अक्षांश तुल्य क्षितिज से ऊपर स्थित बिंदु अर्थात ध्रुव तारा से होकर जाने वाला वृत्त उन्मंडल वृत्त कहलाता है। यह दिन तथा रात्रि के क्षय तथा वृद्धिकारी होता है, अर्थात इसकी स्थिति के अनुसार दिन तथा रात्रि में क्षय तथा वृद्धि होती है कि आपका सूर्य इस समय कहां पे है। अब अगला टॉपिक है, ये तीसरा अक्ष क्षेत्र हम पढ़ाने जा रहे हैं, ईस्ट अहोरात्र वृत्त। अहोरात्र वृत्त मतलब आपका अक्षांश जो है, तो उस अक्षांश के हिसाब से आपकी त्रिज्या अलग हो जाएगी। अगर आप निरक्ष प्रदेश पे रहते हैं तो विषुवत वृत्त बन जाएगा, और विषुवत वृत्त की सबसे ज्यादा त्रिज्या होती है। अगर आप नॉर्थ में चले जाएं या दक्षिण में चले जाएं, दोनों ही स्थिति में अक्षांश लगातार कम होता जाएगा। अक्षांश का मान एक्चुअली में 0 से 60 90, जब अक्षांश का मान 90 हो जाएगा तो त्रिज्या 0 हो जाएगी। समझ लीजिए, जब अक्षांश 0 होता है तो त्रिज्या मैक्सिमम होती है। यहां से आप समझते हैं, ये सेंटर है, यहाँ अक्षांश 0 है तो त्रिज्या सबसे ज्यादा, और जब अक्षांश 90 हो गया तो त्रिज्या 0 हो गई। तो ईस्ट अहोरात्र वृत्त जहां क्षितिज पर लगता है, उसका पूर्व स्वस्तिक से अंतर अग्राचापांश होता है। ईस्ट अहोरात्र वृत्त जहां क्षितिज पर लगता है, उसका पूर्व स्वस्तिक से अंतर अग्राचापांश होता है, जिसकी ज्या अग्रज्या होती है। अब आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है। मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, जो कि 26 डिग्री उत्तर उसका अक्षांश है, तो वो यहां से ये भूमध्य रेखा है, तो इससे 26 डिग्री ऊपर गए, यहां पे कहीं लखनऊ है, तो आपका अहोरात्र वृत्त बस इतना बड़ा बनेगा। अब इसी अहोरात्र वृत्त से इन्होंने बोला है, इस अहोरात्र वृत्त जहां क्षितिज लगता है तो आपका क्षितिज भी यही हो जाएगा, जहां पे ये जेनिथ वाला गोला काटेगा और आपके अहोरात्र वृत्त को, तो आपका क्षितिज हो जाएगा। उसका पूर्व स्वस्तिक से अंतर, तो ये जो पूर्व दिशा है, इससे जो अंतर है, तो इसी अंतर को हम कहते हैं अग्राचंपांश, जिसकी ज्या अग्रज्या होगी, और इसी चाप की ज्या अर्थात साइन थीटा, ये यहां पे ज्या होगी, जिसकी ज्या अग्रज्या होगी। ठीक है। अहोरात्र वृत्त तथा उन्मंडल के संपात का पूर्वापर सूत्र, सूत्र को ही रेखा कहते हैं। तो अहोरात्र वृत्त तथा उन्मंडल, अब ये जो आपका अहोरात्र वृत्त है और ग्रीन कलर का उन्मंडल वृत्त है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, इससे एक लंब डाले नीचे, यही लंब जो है ये क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। यही यहां दिया है कि अहोरात्र वृत्त तथा उन्मंडल के संपात अर्थात जहां काटे का पूर्वापर, अर्थात ये पूर्व पश्चिम रेखा से जो अंतर है, अर्थात यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है, वह क्रांतिज्या है, उसी को हम क्रांतिज्या कहते हैं। अर्थात यहाँ की ये क्रांति है, वह उसी को यहाँ पे कोटि नाम भी दिया गया। तो आप क्रांतिज्या बोले या कोटि बोले, बात एक है। यहाँ पे अग्राकरण है, जहां पे हमने अग्रा चापांश बोला था, वही अग्राकरण है। उसका अग्र से अंतर कुज्या है, वह भुज है। अब इसका जो पूर्व दिशा है, पूर्व क्षितिज है, वहां से इस लंब की दूरी भुज है, इसी को कुज्या भी कहते हैं। इस प्रकार यह तीसरा अक्ष क्षेत्र हुआ। तो ये तीसरा अक्ष क्षेत्र हुआ, ये क्यों बना, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सिटी, अपना घर अलग अलग अक्षांशों पे होता है। तो जिस अक्षांश पे है उसका अपना एक अहोरात्र वृत्त होगा, और जहां पे ये उन्मंडल वृत्त काटेगा वहां से एक लंब डालें। किस पे लंब डालना है, विषुवत रेखा पे, तो वो हो जाएगा कोटि, और उसकी पूर्व दिशा से दूरी हो जाएगा भुज, और कोटि भुज को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी कर्ण। तो इस तरह से एक त्रिभुज बन गया, भुज कोटि और कर्ण का। ये तीसरी टाइप का अक्ष क्षेत्र है। दिनार्ध शंकु, अब हम यहां बताने जा रहे हैं कि सायन सूर्य जब भचक करके प्रथम अर्धभाग में रहता है, दिनार्ध शंकु, जब सायन सूर्य जब भचक करके प्रथम अर्धभाग में रहता है, तो उसको सौम्य गोल में रहना कहते हैं, तथा जब वह दूसरे अर्धभाग में रहता है तब उसको याम्य गोल में रहना कहते हैं। क्रांति सूर्य की गोल में स्थिति के अनुसार होती है,
तथा अक्षांश तथा लंबांश सदा दक्षिण अथवा उत्तर होते हैं। तो आप समझ लीजिए दिनार्ध शंकु क्या होता है। पृथ्वी को दो हिस्से में बांट दीजिए, एक उत्तर गोल और एक दक्षिण गोल। उत्तर की तरफ वाला उत्तर गोल कहलाएगा, दक्षिण की तरफ वाला दक्षिण गोल। अब सूर्य ये चक्कर लगा रहा क्रांति वृत्त पे, और ये भूमध्य रेखा है या नाड़ी वृत्त है या विषुवत रेखा में। तो जब नाड़ी वृत्त को क्रॉस करता है तो उस समय उसकी क्रांति 0 होती है, जिसको हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि विषुवत के पैरेलल ही नाड़ी वृत्त है। तो वहां पे जब सूर्य होता है तो क्रांति 0 होती है। उसके बाद सूर्य लगातार क्रांति वृत्त पे ऊपर जैसे जैसे जाता है उसकी क्रांति बढ़ती जाती है, और मैक्सिमम जब कर्क राशि को छूता है तो क्रांति मैक्सिमम 24 डिग्री होती है और फिर से घटने लगती है। माना कि सूर्य कर्क राशि में 20 डिग्री आगे, 10 डिग्री आगे आ गया, तो उस समय क्रांति लगभग जो भी 10-20 डिग्री आगे आ गया है, तो उस समय सूर्य की क्रांति लगभग 20 नॉर्थ है क्रांति का मान, और ये उत्तर गोल में है। सूर्य इस समय उत्तर गोल में है, और माना कि यह उत्तर गोल में लखनऊ स्थित है, जिसका अक्षांश का मान 26 उत्तर है। ये ग्रीन लाइन हमने दिखला दिया। इसी तरह से पृथ्वी का दक्षिण गोल है, उसमें एक क्रांति वृत्त बना हुआ है। माना कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि ग्रीन लाइन से दिखलाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया का अक्षांश 60 डिग्री दक्षिण है। ये पूरा हिस्सा दक्षिण गोल है। तो अब इसमें आप देख लीजिए कि सूर्य तो लगातार पहले तो उत्तर गोल में रहेगा, मेष की शुरुआत से लेके कन्या के अंत तक, और तुला की शुरुआत से लेके मीन के अंत तक, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। मेष से लेके कन्या के अंत तक ये 6 राशियां, ये उत्तर गोल या सौम्य गोल में सूर्य रहता है, तथा तुला से लेके मीन के अंत तक ये दक्षिण गोल में होता है। ठीक, जितने भी अक्षांश हैं दो ही हिस्सों में बांट सकते हैं, या तो विषुवत के ऊपर या नीचे। ऊपर वाला अक्षांश उत्तर होगा और नीचे वाला दक्षिण होगा। इसी तरह से लंबांश भी या तो उत्तर गोल में होगा तो उत्तर लंबांश होगा, या दक्षिण लंबांश होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अक्षांश और लंबांश या तो उत्तर होंगे या दक्षिण होंगे, इसके अलावा वो और हो नहीं सकते। उनको हम पूर्व पश्चिम में बांट नहीं सकते। अब रवि मध्य क्रांति और अक्षांश के एक दिशा में होने पर उनका योग तथा भिन्न दिशा में रहने पर उनका अंतर करने से नतांश होता है। समझ गए आप? जब रवि की क्रांति और अक्षांश एक दिशा में हो तो उनका योग कर दीजिए, और विपरीत दिशा में हो तो उनका अंतर कर दीजिए, तो आपको नतांश प्राप्त होता है। नतांश को 90 में से घटाने से शेष उन्नतांश होता है, तथा 90 में से उन्नतांश को घटाने से नतांश होता है। अब इसको हमने फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्रांति धन जब एक गोल में है, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं और सूर्य इस समय कर्क राशि में है, तो सूर्य भी उत्तर में है और लखनऊ भी का अक्षांश भी उत्तर है, दोनों ही उत्तर गोल में है। तो क्रांति और अक्षांश जुड़ के नतांश बना देंगे, क्योंकि वो दोनों एक गोल में है। पर दूसरी स्थिति यह है कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो दक्षिण गोल में है, पर सूर्य कर्क राशि में है तो इसका मतलब उत्तर गोल में है। तो दोनों विपरीत गोल हो गए, तो उस स्थिति में दोनों का अंतर लेंगे। हमने घटाया नहीं है, अंतर लिया, जो बड़ा हो उसमें से घटाएं। तो क्रांति अंतरमान अक्षांश बराबर नतांश। तो अब विपरीत गोल होने पे उनका अंतर लिया जाता है, घटाते हैं बड़े में से छोटे को। अगला क्या बोला हमने? 90 माइनस नतांश बराबर उन्नतांश। ये इस गोले में से आप समझ लें। होता क्या है कि जेड आपका शिरोबिंदु है, जेनिथ, सर के ठीक ऊपर आसमान, और एम क्या है? आप जहां बैठे हैं तो आपकी पृथ्वी की परिधि जो क्षैतिज से छू रही है, और तारा इनके बीच में कहीं है। हमें यह पता है जेड एस एम, जेड से लेके एम तक की दूरी 90 डिग्री। ठीक है, इसे कहते हैं जेड एस एम, और बीच में एस है, तो जेड एस प्लस एस एम बराबर 90। यही यहां पे दिया है कि टोटल 90 डिग्री है, जेड जेड से लेके एम तक 90 डिग्री है। तो ये बराबर किसके होगा? जेड एस, जिसे हम नतांश कहेंगे, और एस एम, जिसे हम उन्नतांश कहेंगे।
अर्थात क्षितिज से लेके ग्रह तक उन्नतांश है और ग्रह से लेके शिरोबिंदु तक नतांश है। तो सिंपल फार्मूला 90 डिग्री बराबर होता है नतांश धन उन्नतांश। अब इसी को हम दो और तरीके से लिखते हैं। अगर उन्नतांश इधर ले जाएंगे तो 90 माइनस उन्नतांश बराबर नतांश हो जाएगा, जो कि ये दिया है। और अगर नतांश 90 की तरफ ले जाएंगे तो 90 माइनस नतांश, जो कि पहला फार्मूला लिखा है 90 माइनस नतांश बराबर उन्नतांश। कुल मिला के इस डायग्राम में ध्यान दें तो जब शिरोबिंदु से क्षितिज का पूरा 90 डिग्री है तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं। वो भागों का मान कुछ भी हो, जेड प्लस एस एन बराबर 90। अब जो ऊपर वाला जेड है वो नतांश है और नीचे वाला एस एम उन्नतांश है। उन्नतांश हमेशा क्षितिज को छूता है जबकि नतांश शिरोबिंदु को छूता है, और दोनों का टचिंग पॉइंट ग्रह होता है। ग्रह से ही मेजरमेंट करते हैं। फिर है क्रांति से पलांश या अक्षांश ज्ञात करना, जो कि ऊपर वाले ही डायग्राम से आ जाएगा। नतांश तथा क्रांत्यांश, क्रांत्यांश यहाँ पे क्रांति को ही कहते हैं। नतांश तथा क्रांत्यांश यदि एक दिशा में हो तो उनका अंतर, यहां पे ध्यान दें, क्रांति इस बार अक्षांश निकाल रहे हैं। इस बार हमारा एम है अक्षांश निकालना। यहां पे हम नतांश निकाल रहे थे पर अभी हम अक्षांश निकाल रहे हैं, तो विपरीत करेंगे। कैसे विपरीत करेंगे? नतांश तथा क्रांत्यांश यदि एक दिशा में हो तो अंतर, अब इस बार एक दिशा में होने पे अंतर करना है, अन्यथा विपरीत दिशा होने पर योग करने से अक्षांश प्राप्त हो जाते हैं। तो जो ऊपर किया उसका उल्टा करने से इस बार अक्षांश प्राप्त होंगे। तो जब एक दिशा में हो तो नतांश में से क्रांति घटा देने पे अक्षांश प्राप्त हो जाएगा, और विपरीत दिशा में होने पर नतांश धन क्रांति करने पे अक्षांश प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज का ये टॉपिक था मेरा, नतांश, उन्नतांश, अक्षांश, अक्ष क्षेत्र, उन्मंडल वृत्त। और अक्ष क्षेत्र में हमने आपको 3 टाइप के अक्ष क्षेत्र बताए और त्रिभुज को भी समझाया कि त्रिकोणमिति का हम आपकी आज की आधुनिक त्रिकोणमिति का उपयोग करके कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।